आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं समरीन सिद्दीकी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अरावली कानकुनी मामले में अपने गुज़िश्ता फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। मरकज और 4 रियासतों को नोटिस किया जारी। मधु की जांच के लिए नई कमेटी बनाने का हुक्म। उन्नाव रेप केस में साबिक रुकन असेंबली कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के अहकाम पर लगाई रोक, नहीं मिलेगी जमानत। और प्रयागराज में 3 जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेले 2026 की तैयारियों का आखिरी मराहल में। संगम नगरी में माघ मेले को लेकर जिला इंतजामिया और मेला अथॉरिटी की सभी इंतजामात को आखिरी शक्ल देना शुरू। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी सालगिरह का जश्न कल से होगा शुरू। अयोध्या डीएम निखिल टीकारायकुफिंड ने बताया 31 जनवरी 2025 को खास प्रोग्राम में वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर आला योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल। रियासत में सर्द लहर के मद्देनजर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अफसरान को दी खास हिदायत। सभी को स्कूलों और 1 जनवरी से बंद रखने के दिए हिदायत। और अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली केस में अपने ही फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साबिक हुक्म पर फिलहाल अमल नहीं होगा। सीजेआई की बेंच ने नई कमेटी की तश्कील का हुक्म दिया है। इसमें कहा गया है कि माहिरीन की राय पर भी गौर किया जाना चाहिए। अदालत ने मरकजी हुकूमत और 4 रियासतों को अभी नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और अरावली रेंज के मरकजी वजारत माहौलियात के मौक़िफ़ को कबूल करने के लिए अपने पहले के फैसले जो 20 नवंबर को जारी किया गया था उस पर रोक लगा दी है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों के मसाइल सुने और अफसरान को तमाम शिकायतों को दूर करने की हिदायत दी। वहीं वज़ीर आला ने गोरखनाथ मंदिर में रुद्र अभिषेक और हवन भी किया। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी सालगिरह पर शानदार तैयारियां की गई हैं। अयोध्या जिला मजिस्ट्रेट निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि मजहबी कैलेंडर के मुताबिक 31 दिसंबर 2025 को मेन प्रोग्राम मुनक़िद होगा। ट्रस्ट के जरिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक मुख्तलिफ प्रोग्राम चलेंगे। खास प्रोग्राम में वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर आला योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। मुसलसल बढ़ती हुई अकीदतमंदों की भीड़ के मद्देनजर इंतजामिया ने पुख्ता बंदोबस्त किए हुए हैं। हमारा धार्मिक कैलेंडर है, उसके हिसाब से जो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी, उसकी दूसरी वर्षगांठ इस वर्ष 31 दिसंबर 2025 को यहाँ पर मनाई जाएगी, जिसमें कि ट्रस्ट द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कल से ही विभिन्न अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे और ये 2 तारीख तक चलेंगे। कुल 5 दिन इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान चलेंगे। इसका मुख्य कार्यक्रम जो 31 दिसंबर को है, उसमें माननीय रक्षा मंत्री जी और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे। उनके द्वारा मंदिर में पूजा और दर्शन किया जाएगा। साथ ही साथ एक छोटा सा कार्यक्रम मंदिर में अंगद टीला पर आयोजित किया जाएगा, जहां पर दोनों ही महानुभाव लोगों को संबोधित करेंगे। अयोध्या में रामलला मंदिर अहाते में आज एक बेहद शानदार और बेशकीमती मुजस्मा नस्ब किया गया। सोने की चमक वाले इस मुजस्मे में हीरा, पन्ना और कई जवाहरात जड़े हुए हैं। कर्नाटक से अयोध्या लाए गए सोने और हीरे से जड़े भगवान राम के मुजस्मे की आज राम मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने नकाब कुशाई की। इस बेहद कीमती का तखमीना 30 करोड़ लगाया गया है। इस मुजस्मे की ऊंचाई 10 फीट और चौड़ाई 8 फीट है। इसका कुल वजन तकरीबन 5 क्विंटल है। तकरीबन 30 करोड़ की लागत से बने भगवान राम के सोने और जवाहरात इसमें जड़े हुए हैं। इस मुजस्मे को कर्नाटक की तंजूर क्राफ्ट में बनाया गया है, जो अपने फन और सोने के जेवरात के इस्तेमाल के लिए दुनिया में मशहूर है। This Balarama Suvarna Rama work, I took almost 9 months to finish this work. Really very happy and speechless. This moment is very astonishing moment. Yeah, very proud moment.
और बांग्लादेश में अक़लियती हिंदू फ़िरक़े के खिलाफ हो रहा तशद्दुद का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। बाराबंकी से कांग्रेस एमपी तनोज पुनिया ने बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे हमलों पर सख्त एहतजाज करते हुए मरकजी हुकूमत से मदाखलत का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है और वहाँ जिस तरह अक़लियतों पर हमला हो रहा है ये ठीक नहीं है। उन्होंने मरकज सरकार से मुतालबा करते हुए कहा कि सिफारती सतह पर बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत पर दबाव बनाया जाना चाहिए ताकि वहां रहने वाले हिंदुओं की जान और माल की हिफाजत हो सके। ये हम लोग का तो ये व्यू है कि हमारा पड़ोसी देश है और वहीं पे हिंदुओं के ऊपर अगर इस तरह से अत्याचार होगा, पूरा अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना चाहिए कि ऐसी वारदातें ना हो और कानून व्यवस्था बनी रहे। ये हमारे हित में है, हमारा पड़ोसी देश है। वाराणसी में इन दिनों शदीद सर्दी पड़ रही है। लाखों की तादाद में सयाह वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने और सर्दियों की छुट्टियों का मजा लेने के लिए आ रहे हैं। सरकार ने मुसाफिरों के लिए मुफ्त रैन बसेरों का इंतजाम किया है। इन रैन बसेरों में उन्हें फोल्डिंग बेड, गद्दा, रजाई, पीने का साफ पानी और वाईफाई की सहूलियत, अलाव और हीटर की सहूलियात दस्तयाब हैं। ये सभी इंतजामात सरकार और नगर निगम वाराणसी की जानिब से मुफ्त किए गए हैं। मौके पर सयाहों की सहूलियत के लिए एक केयरटेकर भी तैनात किया गया है। सभी लोगों से सरकार इन इंतजामात से मुतमईन नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे हम फ्री में रह रहे हैं। कल शाम को हम यहाँ आए थे। बहुत अच्छी सुविधा है, ठंड के लिए बहुत अच्छी रजाई है, बेडिंग है और वाईफाई और पीने का पानी अच्छा है यहाँ पे। बाहर के आने वाले लोगों के लिए ये सुविधा बहुत हेल्पफुल है। यहाँ पे एक गद्दा है, रजाई है सोने के लिए, आरओ का पानी है, फ्रेश वॉशरूम है और बहुत ही अच्छी सुविधाएं है नगर निगम द्वारा। हमें तो बहुत अच्छा लगा, हम यहाँ रुके हुए हैं। जी हाँ, वाईफाई की भी सुविधा है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, हमें बिल्कुल निःशुल्क सुविधा दी जा रही है। दिसंबर के आखिर में पड़ रही शदीद सर्दी में गरीब और बेसहारा लोगों को राहत देने के लिए रियासत भर में शेल्टर होम चलाए जा रहे हैं। जिला मुरादाबाद में भी कई मुफ्त रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है, जहां जरूरतमंद ख्वातीन और मर्द गर्म साफ सुथरे रजाई और गद्दों में रात बिता रहे हैं। ठंड भरी रातों में महफूज और मुफ्त आसरे ने लोगों को राहत दी है। रैन बसेरों के बेहतरीन इंतजामात और अलाव से लोग मुतमईन हैं। रैन बसेरों में रहने वाले लोगों का कहना है कि पहले सर्दी में रात काटना मुश्किल था, अब रैन बसेरों से बड़ी राहत मिली है। ये वजीर आला योगी आदित्यनाथ की अवामी बहबूद की सोच का नतीजा है। मैं स्टेशन के पास जो रैन बसेरा है मैं उसमें रुका हुआ हूँ। कैसी व्यवस्था है यहाँ पर, क्या कुछ देखने को मिला? नहीं, व्यवस्था मुझे अच्छी लगी, काफ़ी अच्छी व्यवस्था लगी। मेहनत कर रहे हैं भाई, सरकार मेहनत कर रही है, व्यवस्था मुझे अच्छी लगी। यहाँ पर बिस्तर लिहाफ गद्दे कैसे हैं? बिल्कुल साफ सुथरे, एकदम फरिया फर्स्ट क्लास गद्दे। मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। मैं रुका हुआ हूँ इस टाइम मुरादाबाद स्टेशन के पास रैन बसेरे में। व्यवस्था तो बढ़िया है, लिहाफ वगैरह गद्दे वगैरह तो बिल्कुल बढ़िया है, साफ है, रहने का सुविधा बढ़िया है। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में सर रैन बसेरा में कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? व्यवस्था बहुत फैसिलिटी अच्छा है सर। इसमें लिहाफ बिस्तर सब कुछ ठीक है सर, और साफ सफाई भी है। कम से कम 1000 रुपया खर्चा होता है सर। यह बिल्कुल कुछ नहीं लिया जा रहा है सर। हमारी व्यवस्था बहुत अच्छा है। हम आया तो हमारा आधार कार्ड से एंट्री किया गया और हमें बिस्तर उस्तर अच्छा मिला। शुमाल मशरक़ी भारत समेत मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में ज़बरदस्त सर्दी और घने कोहरे का दौर जारी है। सर्द लहर और कोहरे से आम जिंदगी मफलूज हो गई है और कई रियासतों में एहतियाती तौर पर बच्चों के स्कूल बंद करे गए हैं, जबकि कई जगह पर हवाई खदमात मुतासिर हुई हैं। सर्द लहर के सबब यूपी में 12 तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं और अफसरान को रैन बसेरों और अलाव का इंतजाम करने की हिदायत दी गई है। बिहार में 8वीं तक के स्कूल 30 दिसंबर तक बंद कर दिए गए हैं। रांची में 31 दिसंबर तक स्कूल बंद किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की वजह से मामूल की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। विजिबिलिटी काफ़ी कम होने से गाड़ी चलाने में मुश्किल हो रही है और असम के नौगांव में भी घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं मथुरा शहर में सर्दी और कोहरे से लोगों का बुरा हाल है, जबकि
हरिद्वार में महकमा मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। घने कोहरे की वजह से लोग परेशान हैं और लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि नए साल की आमद के साथ ही सर्दी भी अपने उरूज पर है। ठंड और घने कोहरे के सबब सफ़र करने वाले लोगों को भी दिक्कत पेश आ रही है। घने कोहरे का कहर इस कदर है कि का बुरा असर जो है वो ट्रेनों पर और हवाई खदमात पर भी दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज कुल 128 परवाजें रद्द की गई हैं, जिसमें आने वाली 64 और जाने वाली 64 परवाजें शामिल हैं। तो वहीं जम्मू एयरपोर्ट पर भी कोई जहाज़ लैंड नहीं कर पाया। तकरीबन 34 परवाजें जम्मू एयरपोर्ट पर लैंड और टेक ऑफ नहीं कर पाईं। इसके अलावा रेलवे के मुतालिक आज सुबह से ही तकरीबन 50 से ज़्यादा ट्रेनें घने कोहरे की वजह से कई घंटे ताखीर से चल रही हैं। फर्रुखाबाद में कड़ाके की सर्दी के बीच जिला मजिस्ट्रेट आशुतोष कुमार द्विवेदी ने ज़रूरतमंदों को कंबल तकसीम किए। उन्होंने रात में शहर का दौरा किया और मंडी समेत रेलवे स्टेशन समेत और दीगर पब्लिक मकामात पर बेसहाराओं को कंबल तकसीम किए। ज़िले में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे सर्द लहर का कहर बढ़ गया है। इसके पेश नज़र डीएम ने ये पहल की है। डीएम ने ज़रूरी पैदावार मंडी और सातनपुर और फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन का मुआयना भी किया और इस दौरान उन्होंने मुताल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि रैन बसीरों, पब्लिक मकामात और देही इलाकों में मुसलसल निगरानी रखी जाए। डीएम के साथ एसडीएम, सदर और नगर पालिका परिषद के एग्जीक्यूटिव अफसर समेत दीगर स्टाफ भी मौजूद रहा। देखिए, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जो गरीब लोग ज़रूरतमंद या परिस्थिति जन्य कहीं रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर या हॉस्पिटल में परिस्थिति जन्य आ गए, वो ठंड से ठिठुरते रहते हैं या परेशान रहते हैं, तो सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट और सख्त निर्देश भी है, मार्गदर्शन भी है कि जरूरतमंद लोगों की मदद किया जाए। ठंड से कोई भी मृत्यु न हो, कोई परेशानी न हो, उसके लिए सरकारी तौर पर भी लगभग 6000 कंबल हमारे वितरित किए जा चुके हैं। प्राइवेट लोगों के माध्यम से, स्वयंसेवी लोगों के माध्यम से भी मोटिवेशन के साथ, कुछ अपने मोटिवेशन से, कुछ हम लोगों के मोटिवेशन से ये काम लगातार कर रहे हैं। रियासत के जल शक्ति वजीर स्वतंत्र देव सिंह आज बरेली पहुंचे और अर्बन हार्ट ऑडिटोरियम में भारत रत्न आंजानी अटल बिहारी वाजपेयी के 7 साला जश्न पैदाइश अटल स्मृति प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने अटल जी को याद करते हुए कहा कि उनकी याद हमारे दिलों में हमेशा ही रहेगी। कांग्रेस के MP के जरिए आइन खत्म करने के बयान पर रद्द अमल जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा BJP के मुखालफत में रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी कानून तोड़ेगा तो उसे मुआफ नहीं किया जाएगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तफरीक बरतते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। राज्य के अंदर सभी विधानसभाओं में सुशासन दिवस पर गोष्ठियां हो रही, कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब हमेशा व्यक्ति से बड़ा संगठन, संगठन से बड़ा राष्ट्र वो मानते हुए देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी राजनीति यात्रा शुरू की। संघ के स्वयंसेवक से अपनी यात्रा शुरू, जनसंघ का नींव रखते समय भी वो थे और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर भी बॉर्डर तक गए और देश की कठिन परिस्थितियों में भी वह कभी झुके नहीं, कभी रुके भी नहीं, कभी थके भी नहीं।
अयोध्या में मुनक़्क़िद रियासती सतह मेयर कॉन्फ्रेंस में शहरी तरक्यात और जदीद ख़यालात पर गौर व ख़ौस हुआ। कॉन्फ्रेंस में रियासत भर के मेयरों ने अपने शहरों की कामयाबी और तजुर्बात का तबादला ख्याल किया और उन पर अमल करने का अहद लिया। अयोध्या के मेयर महंत गिरीश त्रिपाठी ने कोयला मंडी के क़याम, शहर के शानदार दाखिले और दरवाजे और राम की पैड़ी पर रोज़ दीपावली 3 शिफ्ट में सफाई का इंतज़ाम और ऑटोमेटिक सफाई मशीन और हर घर सरयू पानी स्कीम जैसे जदीद तजुर्बात की मालूमात दी। बरेली के मेयर उमेश गौतम ने बरेली के नाथ कॉरिडोर और माहौलियात तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक तजुर्बात का तबादला ख्याल किया। कानपुर, झांसी, लखनऊ, सहारनपुर, मुरादाबाद और गोरखपुर के मेयरों ने भी तरक्याती मॉडल पेश किए। अयोध्या के माननीय महापौर जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि कल उन्होंने हम लोगों को बुलाया, श्री राम लला के दर्शन कराए हैं। बहुत अच्छी, जिस लड़ाई के लिए हमारे दसियों पीढ़ियां समाप्त हो गई हैं, आज हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी की वजह से आज उनकी जन्मभूमि पे जो चहल पहल, जो एक स्कूल की स्थापना हुई है, इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हम लोग तो ये सम्मेलन करते रहते हैं। इस बार ये हुआ कि अयोध्या में हो, तो अयोध्या में हो गया। हम लोग सारे मेयर आए, हम लोग आपस में अपने अपने ज़िले की बात भी कर लिए। और कल मैं इस मेयर को धन्यवाद देना चाहती हूँ यहाँ के, कि जिन्होंने हम लोगों को कल ही सरजू आरती, कनक भवन और हनुमानगढ़ी, हनुमान जी के दर्शन और रामलला के दर्शन कराए। इससे बड़ी बात क्या है, हम लोग तो 11 बजे तक इसी में रहे। बड़ा अच्छा लगा यहाँ का एकदम पूर्ण, एकदम अयोध्या, बिल्कुल अयोध्या, जहाँ भगवान परशुराम भगवान राम हो, वहाँ किसकी भगवान राम की पावन नगरी है। ऐसे शुभ स्थल पर हम सभी यहाँ उपस्थित हैं और आज उत्तर प्रदेश के सभी महापौर यहाँ पर उपस्थित हैं अपने प्रादेशिक सम्मेलन हेतु। ये एक ऐसा मंच होता है जहाँ पर हम अपनी बातें रखते हैं और दूसरों की बातें सुनते हैं। दूसरों के यहाँ क्या बेहतर कार्य हो रहा है, हमने अपने यहाँ क्या बेहतर किया, इसकी चर्चा भी होती है। तो ऐसे में इस कार्यक्रम की उपादेयता बहुत बढ़ जाती है, जिससे जब हम एक दूसरे के साझा प्रयास से, सामंजस्य से हम आगे कार्य करते हैं और अपने शहर को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं ये वक्फा। बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वक्फे के बाद खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ। प्रयागराज में 3 जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेला 2026 की तैयारियां आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी हैं। महाकुंभ की तर्ज पर माघ मेले की तैयारियां की जा रही हैं। तहफ़्फ़ुज़, नक़्ल व हमल, सेहत और दीगर सहूलियात पर खास तवज्जो दी जा रही है। देखिए इस पर यह हमारी रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में दिव्य और भव्य महाकुंभ बीतने के बाद अब आगामी 3 जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेला 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला प्रशासन और मेला प्राधिकरण की तैयारियां लगभग अंतिम चरण में हैं। संगम तट पर करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मेला क्षेत्र को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए इसे कई सेक्टरों और जोनों में विभाजित किया गया है। जिला प्रशासन और मेला प्राधिकरण ने क्या तैयारियां की हैं, उसे भी जानते हैं। श्रद्धालुओं के लिए स्नान के लिए संगम क्षेत्र और आसपास के इलाकों में दर्जनों घाटों का निर्माण और मरम्मत की जा रही है। मेला क्षेत्र में आवागमन के लिए गंगा और यमुना पर 9 पांटून पुल बनाए जा रहे हैं। मेला क्षेत्र में करीब 15 से 17 अस्थायी पुलिस थाने स्थापित किए जा रहे हैं। मेले में लगभग 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, पीएसी, महिला पुलिस, जल पुलिस तैनात रहेंगे। आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए 17 फायर स्टेशन बनाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं के इलाज के लिए मेला क्षेत्र में अस्थायी अस्पताल
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एम्बुलेंस सेवाएं तैनात की जा रही हैं। बिजली विभाग ने माघ मेले में QR कोड आधारित 24/7 कंट्रोल रूम बनाए हैं। मेला क्षेत्र में 15,000 स्ट्रीट लाइटें और सोलर हाइब्रिड लाइटें स्थापित की गई हैं। प्रयागराज में संगम की रेती पर फिर एक बार धूनी रमाने की तैयारी हो रही है। बीते साल का माघ महीना कुंभ मेले के नाम पर था, तो इस बार माघ मेले के नाम पर है। माघ मेले में यहाँ पर कल्पवासी आते हैं, सन्यासी आते हैं, महीनों तक संगम की रेती में धूनी रमाते हैं। ज्ञान की गंगा बहती है, शपथ ली जाती है इस बात की कि जीवन को जीने के लिए किस तरह से धर्म का उपयोग किया जाए। शास्त्रार्थ होते हैं और इन सब कर्मों को, धार्मिक कृत्यों को पूरा करने के लिए कड़ाके की सर्दी और धुंध में तो एक बार फिर मकर संक्रांति के अवसर से यह धूनी यहाँ पर सजेगी। प्रशासन उसकी तैयारियां कर रहा है। इन तैयारियों में सुरक्षा व्यवस्था की मजबूत व्यवस्था की जा रही है। घाटों के निर्माण किए जा रहे हैं, पीपे के पुलों की संख्या बढ़ाई गई है और साथ में माघ मेला क्षेत्र भी बढ़ाया गया है। कैमरामैन विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, DD न्यूज, संगम क्षेत्र, प्रयागराज। कुल मिलाकर माघ मेले को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालु अनुकूल बनाने के लिए प्रशासन ने बहुस्तरीय और मजबूत तैयारियां की हैं, ताकि आने वाले श्रद्धालु आस्था के इस महापर्व को शांति और सुविधा के साथ संपन्न कर सके। कन्नौज के किसान अब रिवायती खेती छोड़कर नकदी फसलों की जानिब रुख कर रहे हैं, खासतौर से आलू और मटर की खेती की जानिब। गंगा के साहिली इलाकों पर जरखेज मिट्टी मटर की खेती के लिए मुनासिब है, जिससे किसान कम लागत में 3 बार मटर की फसल काटकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मटर की खेती से उन्हें फौरन बाजार और आमदनी मिल जाती है। बाद में इसी खेत में गेहूँ और बुआई करके वो इजाफा पैदावार भी हासिल कर लेते हैं। कन्नौज की मटर की मिठास और मेयार ने इस रियासत और मुल्क में पहचान दिलाई है। किसानों का कहना है कि इस खेती ने उनकी माली हालत को मजबूत किया है और जिससे आमदनी में कई गुना इजाफा हुआ है। कन्नौज के किसान मटर की खेती को अपनाकर न सिर्फ अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं, बल्कि दूसरे किसानों के लिए भी एक मिसाल पेश कर रहे हैं। सर, खासियत इसमें यह है कि 2 महीने की फसल है और काश्तकारों को अच्छा भी लाभ मिल जाता है। 2 महीने के ये 14-15 अक्टूबर को बोई जाती है और लास्ट नवंबर में शुरू दिसंबर में ही चालू हो जाती है। ये मटर की फसल है। खासियत ये है कि तो कन्नौज की मटर पूरे भारतवर्ष में मशहूर है और बहुत बड़ी तादाद में मंडी लगती है। इसमें कम से कम 5-6 हज़ार बोरी आती है। और एक तो ये है कि ये कन्नौज की मटर जो है मीठी बहुत है। ये मटर की फसल है, कम लागत में और फसल अच्छी होती है और उसमें मतलब 3 महीने में 3 फसल तोड़ लेते हैं और गेहूँ भी हो जाते हैं। खासियत ये है मटर जो है, मटर की हमें खेती आलू से अच्छी लगी है। नंबर 1 की ये कि इसमें सब लोग गिर जाते हैं और कुछ पैसा हाथ में आ जाता है। और अब खबर कानपुर से है हमारी अगली, जहां GSVM मेडिकल कॉलेज में जिंदा मरीज को मुर्दा करार देने का संगीन मामला सामने आया है। लापरवाही पर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने सख्त कार्रवाई करते हुए जूनियर डॉक्टर, नर्स और आया को मुअत्तल किया है। मामले की जांच के लिए सह रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, जिसे 3 दिन में रिपोर्ट देनी होगी। क्या है पूरा मामला, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। घटना वाले दिन जो हमारे डॉक्टर थे जिनसे एक गलती हुई है, वो वहाँ पे बैठे हुए थे। तो दो बेड में, अगल बगल बेड में डेस्टिट्यूट मतलब उनका जो हमें पिकअप कर लिया, रास्ते में मिल गया या कहीं पुलिस हमारे पास छोड़ गई, जिनके रिश्तेदार ने कोई उनका नाम अता पता नहीं होता। तो 2 डेस्टिट्यूट पेशेंट जिनको सेम बीमारी थी, एक ही बीमारी के 2 पेशेंट थे, तो उनके फाइल वहाँ पे रखी हुई थी। तो उतने में एक की डेथ हो गई। तो जिसकी डेथ हुई तो उन्होंने उतने में जो डॉक्टर साहब फाइल बनाते हैं उनके पास कॉल आती है, सामने HDU है, वहाँ एक पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया, आप तुरंत पहुंचिए। तो हड़बड़ाहट में उन्होंने उसकी जो PI होती है, एक डेस्टिट्यूट की फाइल जो अगल बगल है दूसरे में भर दी उन्होंने PI, और इसको न नर्स के द्वारा चेक किया, न वार्ड आया के द्वारा चेक किया गया, जो कि एक लापरवाही की श्रेणी में आता है। और इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए, शब बखैर।